जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है या 4 है? आज लेक्चर नंबर 4 है जी हमारा। और आज के क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, एक केस स्टडी और एक रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एक असाइनमेंट आपको दी गई थी फ्रॉम अकाउंटिंग टू ऑडिटिंग। माइंडसेट आपका शिफ्ट करना था कि किस तरीके से ऑडिट प्रोफेशन वर्क करता है। उसके लिए छोटी सी उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है चैप्टर 1 का ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, आज जुम्मे को जाहिर है जुम्मे की नमाज का टाइम होता है, उसके लिहाज से हमने क्लास को प्लान करना होता है। तो करीब की जो मस्जिद है इसमें जुम्मे की 1:30 यानी 1:40 पे जमात खड़ी होती है। इसका मतलब है 1:30 तक क्लास हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। तो आपसे पहली दरखास्त ये है कि जुम्मे वाले दिन हजरात वज़ू करके क्लास में आया करें, ताकि 1:30 पे जैसे ही क्लास हम फ्री करें फौरी तौर पे आप जाएं। फिर भी 10 मिनट हमारे पास होंगे, तो कोशिश करनी है आपने, वरना 1:30 तक हम क्लास कोशिश करेंगे। चले 5 मिनट पहले 1:25 तक क्लास हम फ्री कर दें। आज नमाज पढ़नी है। चलें ठीक है, 1:25 में ठीक है जी। वुजू के 5 मिनट आपको आज के लिए 1:25 में क्लास में जी। तो जुम्मे वाले दिन हमारी क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी कम हुआ करेगी। नॉर्मली 1.5 घंटे की होती है, जुम्मे वाले दिन तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड का शाबाश। और हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में अगर आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठा दीजिए। शाबाश। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब ठीक है। जी जी पूछिए। शाबाश। ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। एसेंशियल्स जो एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट थे उसमें लिखा हुआ था ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अच्छा, मुझे बताइए ये कि अकाउंटिंग का पेपर आप देने जा रहे हैं FAR 1 का, और उसके लिए कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है, ज़्यादा मुश्किल होता है? एनपीओ। चले कैश कोई कुछ बस कर रहे हैं, अपने दुखड़े याद आ जाते हैं आपको। एनपीओ, इन भाईजान ने एनपीओ की प्रिपरेशन के लिए 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए पूरे। बताइए क्या इनकी तैयारी ठीक है? इसको हम कहते हैं इन्होंने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, मुनासिब होना। तो उसी तरह एविडेंस ऑब्टेन करते हुए भी हमने एविडेंस जो ऑब्टेन करना है वो सफिशिएंट ऑब्टेन करना है। ये ना हो कि जितना काम रिक्वायर्ड है उससे कम काम कर लिया जाए। काम हमने चेकिंग करनी है, फर्ज कीजिए हमने 95% और 30% चेकिंग करके कहें भाई हम मुतमिन हो गए हैं और कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है ऐसा नहीं, ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट। ये समझ आ गया आपको? अच्छा, दूसरा लफ्ज था एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, इन भाईजान ने एनपीओ के 200 क्वेश्चंस कर लिए। सफिशिएंट है कि नहीं? सर ये तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन एक चीज और सुन लें, ये एनपीओ का टॉपिक जो है ये सचमुच ये आईकॉम के सिलेबस में भी मौजूद है। इन्होंने FAR 1 की तैयारी करनी थी, लेकिन उसके लिए आईकॉम के, बीकॉम के, एनपीओ के 200 क्वेश्चन कर लिए। सफिशिएंट तो है, क्या एप्रोप्रिएट है? एप्रोप्रिएट नहीं। शाबाश। और ये भाई ने आवाज लगाई बिल्कुल ठीक, रेलिवेंट ही नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब एप्रोप्रिएट का मतलब रेलिवेंट होना होता है। ठीक है, तो एविडेंस को सफिशिएंट भी होना चाहिए
और एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। ये ना हो एविडेंस ऑब्टेन करना था कहीं रिटर्न फॉर्म में, आप ज़बानी कलामी पूछ के आप कहें सर हो गया, बस काम कर तो लिया है ना चले। लेकिन ये काम अगर रिटर्न फॉर्म में करना था, ज़बानी कलामी कर लिया, किया सही, लेकिन जिस तरीके का करना था उस तरीके का नहीं किया, तो इसका मतलब है ये एप्रोप्रिएट नहीं है। एविडेंस को सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। मजीद इसकी डिस्कशन हम फ्यूचर का टॉपिक होगा उसमें स्टडी करेंगे। और कोई क्वेश्चन? सर एक ऑडिटर जो एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो कब प्रोवाइड करेगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मॉडिफाइड होंगी या अनमॉडिफाइड होंगी? हाँ शाबाश, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एश्योरेंस प्रोवाइडर अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट कब प्रोवाइड करेगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ होगी, यानी जब मॉडिफिकेशन होगी तब, या कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होंगे। इसका जवाब है इन बोथ केसेस। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तब भी एश्योरेंस रिपोर्ट होगी, तब एश्योरेंस रिपोर्ट होगी अनमॉडिफाइड। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है तब भी एश्योरेंस रिपोर्ट दी जाएगी, तब होगी मॉडिफाइड रिपोर्ट, दोनों सूरतों में जाएगी। ठीक है जी। और सर आपने कहा था कि फ्रॉड्स होते हैं ना, उस सेल्स क्रेडिट में जो क्रेडिट से रिकॉर्ड कर दिया जाता है, मगर सर इससे तो फ्यूचर में तो लॉसेस ज्यादा होंगे क्योंकि बैड रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा फ्रॉड, उन्होंने कहा सर आपने बताया कि एक इंडस्ट्री में कॉमन वे फ्रॉड करने का होता है कि क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की जाती है। तो सर क्रेडिट सेल, तो उनका कहना यह है कि सर क्रेडिट सेल तो फ्यूचर में उससे बैड डेट भी बढ़ेंगे। तो ये कंपनीज या चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों करते हैं? देखें बैड डेट भी बढ़ेंगे, लेकिन बैड डेट की परसेंटेज क्या होती है? 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% होगी, हालांकि 20% होती है, 10-5% इसके करीब रहती है। तो अगर 90% प्लस हो, 10% माइनस भी हो जाए, तो ओवरऑल चीफ एग्जीक्यूटिव की फेवर में बात जा रही होती है। दूसरा, आपका सवाल थोड़ा सा मजीद सोचेंगे ना तो ये जहन में आ सकता है कि सर अगर क्रेडिट सेल रिकॉर्ड फर्ज कीजिए कर भी लिया उन्होंने, लेकिन ये चूंकि फेक डेटर्स हैं, इनसे कैश तो वसूल नहीं होगा, तो फ्यूचर में जब इनसे कैश वसूल नहीं होगा तो क्या ये पकड़े नहीं जाएंगे? इसका जवाब है अगर तो ये ऐसे ही सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड करके चीफ एग्जीक्यूटिव चुप करके बैठ जाता है तो फ्यूचर में पकड़ा जाएगा। क्योंकि ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर में एक प्रोसीजर ये होता है कि जितने भी रिसीवेबल्स हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, जितने भी रिसीवेबल्स हैं बैलेंस शीट में, देखना है ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑडिटर चेक करता है। और इसी तरह पेएबल्स में भी एक प्रोसीजर है, वो क्या है कि जितने भी पेएबल्स हैं ईयर एंड पे, वो ईयर एंड के बाद पे हुए हैं कि नहीं हुए, ये तो वो तो पकड़े जाएंगे जब ऑडिटर ये चेक करेगा। इसीलिए मैनेजमेंट एक और काम करती है, जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, मुहावरा सुना होगा, बोलने पड़ते हैं ना, तो मैनेजमेंट एक और काम करती है, क्या? ईयर एंड पे इसको रिकॉर्ड कर लिया और ईयर एंड के बाद इसको रिवर्स कर लिया कि कह दिया ये तो सेल्स रिटर्न हो गया सर, सेल्स रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हो गया तो ऑडिटर भी कहेगा ठीक है अब तो पैसे आने नहीं है, ना बैड डेट रिकॉर्ड होगा ना ही पैसे वापस आएंगे। लेकिन जो चूंकि अगले साल की सेल्स रिटर्न है तो इस साल में तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, मैनेजमेंट कहती है इस साल तो प्रॉफिट कमीशन खाते हैं, अगले साल की अगले साल देखेंगे, अगले साल भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तो मैनेजमेंट फिर एक फ्रॉड को छुपाने के लिए और फ्रॉड भी करती है। और बाज़ औक़ात मैनेजमेंट क्या करती है कि दूसरे लोगों को अपने साथ मिला लेती है। जब फ्रॉड करने के लिए एक से ज्यादा लोग मिल जाएं, इसे कहते हैं कोलुजन, COLLUSION, कोलुजन। यूनियन और कोलुजन दोनों का मतलब एक ही है, एक से ज्यादा लोगों का मिल जाना, मकसद में फर्क है। अच्छे मकसद के लिए लोग मिले हम कहते हैं यूनियन,
यूनियन इज स्ट्रेंथ, सुना होगा मुहावरा, मैट्रिक में पढ़ते थे। और बुरा काम करने के लिए लोग जब आपस में मिलते हैं ना, उसे कहते हैं कोलूजन। तो फ्रॉड के लिए वर्ड क्या यूज होता है? कोलूजन। तो मैनेजमेंट क्या करती है? कोलूजन। जैसे वो अपनी किसी ना किसी रिलेटेड पार्टी को, अपने किसी रिश्तेदार को, जान पहचान वाले को कहेंगे भाई हम तुम्हारा नाम अपने डेटर्स की लिस्ट में डेबिट कर रहे हैं फेक सेल रिकॉर्ड करने के लिए। अगर कभी कोई तुमसे ऑडिटर आके पूछे ना कि तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो तुमने क्या मान जाना है कि हाँ हमने पैसे देने हैं, अभी हालात ठीक नहीं है, अनकरीब दे देंगे। तुमने झूठ मूठ ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन दे देनी है ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? कोलूजन। तो मैनेजमेंट जो कार्रवाई करती है वो जाहिर है उसको भी अंदाजा है। देखिए मैं तो आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा ना अभी, वरना प्रैक्टिकली इतनी बेवकूफ मैनेजमेंट तो नहीं होगी कि फेक सेल रिकॉर्ड कर दे, वो पूरा सारा जाल बिछाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऑडिटर की भी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है, हमारी भी ट्रेनिंग बड़े बड़े सीनियर्स ने की है, आईफैक्ट उसमें दिमाग बैठे हैं दुनिया के, वो हमें बताते हैं कि मैनेजमेंट किस किस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं और आप किस किस तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट के ये बिल्कुल टेक्निक्स हैं फ्रॉड करने की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। फेक सेल रिकॉर्ड कर दिया, बाद में रिवर्स कर दिया, किसी रिलेटेड पार्टी को साथ मिला के, जानने वाले को साथ मिला के उससे कहा कोलूजन के ज़रिए से ऑडिटर को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, ये तरीका है। लेकिन याद रखें इन सारे दाव पेच का तोड़ हमारे प्रोफेशन में मौजूद है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो बात थोड़ा हट के चली जाएगी, जब पॉइंट आएगा, टाइम आएगा, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन हाइब्रिड क्लास में से पूछ लीजिए ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि हाइब्रिड क्लास वाले जब सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। शाबाश, जल्दी से पूछ लीजिए। मीनवाइल फिजिकल में से कोई पूछना चाहे पूछिए जी। इन्वेंट्री के थ्रू जब सेल्स रिटर्न होगी वो नहीं देखिए सेल्स रिटर्न तो अगले साल की हो जाएगी। हम जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं, हाँ, उस साल में हमने जो स्टॉक होगा 31 दिसंबर में हमने तो वही देखना है एज ऑडिटर। ईयर एंड के बाद अगर स्टॉक सेल या परचेज हुआ है तो अमूमी तौर पे हम वो नहीं देखते, देखना चाहे देख सकते हैं, कुछ सिचुएशन में देखते भी हैं, लेकिन अमूमी तौर पे हमारा रूल ये होता है कि जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उसी साल की चीज़ों को हमने चेक करना है जी। और हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन पूछिए, रूम नंबर 4 में से, रूम नंबर 4 में से कोई क्वेश्चन है पूछ ले जी। जी हाँ, अगर सेल फर्ज कीजिए, उन्होंने कहा सर अगर प्रॉफिट सेल्स ओवरस्टेट कर देंगे तो प्रॉफिट शो हो रहा होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को तो उनका हिस्सा मिल जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को तो उनका हिस्सा मिल जाएगा। शेयर होल्डर भी तो कहेंगे प्रॉफिट ज्यादा है तो हमें डिविडेंड दो, हमें डिविडेंड दो, तो फिर उनके लिए डिविडेंड कहां से अरेंज किया जाएगा? ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो एप्पल का फाउंडर था उसका नाम क्या था? स्टीव जॉब्स। शाबाश। स्टीव जॉब्स ने वही सवाल अपनी कंपनी के जो दूसरे शेयर होल्डर्स थे उनसे पूछा था, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपके पास एक ऑप्शन है सर, आपको पता है जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो दो तरह का गेन हासिल करते हैं, एक होता है डिविडेंड, एक होता है शेयर की प्राइस बढ़ती है। आप सारे शेयर होल्डर बैठे हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, या तो $2 अभी डिविडेंड ले लीजिए, या $2 वो बिजनेस डिविडेंड ना लीजिए, बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने दीजिए, साल के बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपके पैसे लगाऊंगा वो $2 $20 बन जाएंगे। बताइए क्या? $20 शेयर। उन्होंने भी यही सेलेक्ट किया, वो एप्पल तो वो तो चले प्रोडक्ट थी, पीछे सारी वर्किंग थी, उनका तो वाकई सच में प्राइस बढ़ी। यही सवाल जब चीफ एग्जीक्यूटिव इसी तरह से मिलता जुलता शेयर होल्डर्स को सामने रखता है, वो कन्विंस हो जाते हैं, डिविडेंड डिमांड नहीं करते, और मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ भी रही होती है क्योंकि प्रॉफिट जो आ रहा होता है। ये तो 4-5 साल बाद जब मुसलसल शेयर प्राइस बढ़ रही होती है ना, तो अल्टीमेटली जो फ्रॉड होते हैं ना एक बबल की तरह होते हैं, ये फैलते जाते हैं फैलते जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी पॉइंट पे आके इन्होंने बस्ट जरूर होना होता है, और जब वो बस्ट होते हैं तो कंपनी की जो शेयर की प्राइस हमने देखा था जो $90 से ज्यादा पे प्राइस शेयर बिक रहा होता है, जब फ्रॉड सामने आ जाए वो $1 से भी कम है, यानी समझ लीजिए कि 2% के करीब प्राइस, 98% वैल्यू डाउन हो जाती है उसकी।
तो इसीलिए वो उस वक्त फौरी तौर पे शेयर होल्डर डिविडेंड नहीं मांगते, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव उनको तसल्ली करवा रहा होता है कि सर कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, प्रॉफिट आ रहा है, आपने पैसे निकाले ना तो प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। वो थोड़ा सा उनको ऐसे थ्रेट भी करता है, शेयर होल्डर बातों में आ जाते हैं, तो इसलिए वो डिमांड नहीं करता। जी और कोई क्वेश्चन? इनका सवाल यह है कि ऑडिट होता है वो साल ख़त्म होने के बाद होता है, तो जो एंडिंग पे स्टॉक होता है ऑडिटर इसको कैसे वेरीफाई कर लेता है। तो आपके जो सवाल के स्टार्ट में एक कंसेप्ट गलत है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। ऑडिट साल ख़त्म होने के बाद स्टार्ट नहीं होता, साल ख़त्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी का, अब ये कंपनी लॉ का कंसेप्ट है, लेकिन ऑडिट में आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था जो भी दूसरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट होगा इधर आपको बताऊंगा। अगर किसी कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, तो लॉ ये कहता है इस कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना, जिसमें इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाएंगी, वो ईयर एंड के बाद 120 दिन के अंदर अंदर होगी। यानी जो 31 दिसंबर है जिस कंपनी का ईयर एंड, उस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग ना, अब ये मार्च के एंड पे, ये मार्च का महीना चल रहा है ना, या अप्रैल के स्टार्ट, अप्रैल के मिड में जाके कहीं होगी। अब ये जो अप्रैल, याद रखिएगा कंसेप्ट, ऑडिट में आगे भी यूज होगा, ये जो अप्रैल 2000, फर्ज कीजिए 20 अप्रैल 2024 की एजीएम होगी, इसमें 31 दिसंबर 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएगी। एक काम तो ये होगा। एक दूसरा काम क्या होगा कि इसमें ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये भी काम होता है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस की एक एग्जांपल में लिखा हुआ उन्होंने। दो काम, एक ऑडिटर पॉइंट होगा। अब ये जो ऑडिटर पॉइंट होता है ना, ये जो 2024 अप्रैल 2024 की एजीएम में ऑडिटर पॉइंट होगा, ये गैस कीजिए पिछले गुजर गए साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट होता है कि कमिंग ईयर एंड के लिए, कमिंग ईयर एंड के लिए, याद रखिएगा। तो जो अप्रैल 2024 में ऑडिटर अपॉइंट होगा, उसने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है। इसीलिए ऑडिटर ईयर एंड से 8-9 महीने पहले अपॉइंट हो चुका होता है। यानी जो ऑडिटर 2024 का ऑडिट करेंगे ना, अगले महीने अपॉइंट हो जाएंगे, वो कंपनीज अपने अगले महीने अपॉइंट कर लेंगे उसको, तो ऑडिटर पहले अपॉइंट हो जाता है। इसीलिए ईयर एंड पे वो स्टॉक काउंट करना चाहे वो भी कर सकता है। इवन वो ईयर एंड से 2-3 महीने पहले थोड़ा बहुत काम शुरू करना चाहे, थोड़ा बहुत काम शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उसे पता है बाद में भी तो करना है। ठीक है, जैसे आप लोग रिजल्ट के बाद भी तो ये ऑडिट का सब्जेक्ट ले सकते थे, क्लासेस ज्वाइन कर सकते थे। आपने रिजल्ट से पहले क्यों क्लासेस ले लें? क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, सीए करना है तो ये सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो अगर बाद में करेंगे तो वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो पहले क्लासेस ले लेते हैं ताकि कोई 30% के करीब काम पहले हो जाए, 70% बाद में। तो इसीलिए ऑडिटर जो ईयर एंड जिसका उसने ऑडिट करना है उससे 7-8 महीने पहले अपॉइंट हो चुका होता है, 8-9 महीने पहले, वो अगर चाहे तो ईयर एंड के बाद भी ऑडिट शुरू कर सकता है। लेकिन बहुत से ऑडिटर ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर ऑडिटर ऐसे हैं जो कुछ काम ईयर एंड से पहले कर लेते हैं और कुछ काम ईयर एंड के बाद कर लेते हैं। ठीक है, आपको कोई इतराज तो नहीं है अगर ऑडिटर ईयर एंड से पहले कोई काम कर ले और तू बाकी का काम ईयर एंड के बाद कर ले? हाँ, कोई, बस सफिशिएंट होना चाहिए काम और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कर जब मर्जी ले, जब सहूलत हो करे, पहले करे बाद में करे, सुबह करे शाम करे, हमें कोई लेना देना, एविडेंस से करना है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। कैश फ्लो फॉर, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा,
सम टाइम ऐसा होता है कि मेरा प्लान हो सकता है कुछ और हो, लेकिन मैं आप लोगों के मुताबिक चला करूँगा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन क्लियर करके आगे चलना मुनासिब है। तो अगर कभी आपकी तरफ से क्वेश्चन आएंगे, मैं कंसेप्ट आपको बताता जाऊंगा, लेकिन याद रखें मैं कंसेप्ट को वही को टाइम लगाता हूं जो फ्यूचर में मैंने इस्तेमाल करना होता है, जो फ्यूचर में आपका टाइम बचाएगा। यानी अभी का टाइम लग रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है टाइम वेस्ट हो रहा हो, वो फ्यूचर में टाइम बच रहा होगा। आपको इस चीज़ का नहीं पता कौन सा कंसेप्ट आगे कहाँ पे यूज़ होना है, उस्ताद को पता होता है। तो इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। मे भी आज ये टॉपिक जो प्लान मैंने किया है सारी चीज़ें ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं आपके सवालों को नहीं रोकना चाहता। मेरे पास एक ऑप्शन ये है, हमेशा ये ऑप्शन रहेगी मेरे पास कि आपके सवालों को कट करके मैं टॉपिक की तरफ पढ़ाना शुरू कर दूँ। लेकिन मुझे पता है वो दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए ना तो अगला टॉपिक फिर समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश होगी कि जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं आंसर देता जाऊं, लेकिन तरीके सलीके के साथ, ताकि बेस बिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद जब आगे चल के बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना, फिर आगे मैं थोड़ा तेज भी पढ़ाऊंगा तो मुझे पता आपको समझ आ जाएगी। मैं बताया था लर्निंग ए कर्व होती है। ए शुरू का 50% 2.5 महीने लेता है, वो इसी वजह से लेता है, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं आपके जहन में, ठीक है। और जैसे बच्चे होते हैं ना, आपको पता है बच्चों की लर्निंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। एक कोर्स मैंने लिया, उसने कहा कि आप ज़्यादा लर्निंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों से सीखें। फिर उसने बच्चों की आदतें बताई, ठीक है, जो हम शायद नोट नहीं भी करते। तो इसीलिए जो है आप इस वक्त इस सब्जेक्ट के बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके जहनों में आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है बच्चा एक दिन में 300 से ज़्यादा सवाल पूछता है। 4-5-6 साल का बच्चा एक दिन में 300 से ज़्यादा सवाल पूछता है। तो आप भी अगर एक दिन में 300 सवाल भी पूछेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं अपना काम में मसरूफ़ हो जाऊँ, आपके सवाल को रहने दूँ, नहीं, आप सीख नहीं पाएंगे। तो सम टाइम ऐसा होगा मेरा प्लान कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, मैं इंटेंशनली करूँगा, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए ताकि जैसे जैसे आपके जहन में सवाल आ रहे हैं मैं उनको जवाब दे के आगे चलूँ, ठीक है जी। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद ये प्लान ना हो सके, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया जी मेरे भाई। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट ज़्यादा है। मैं खास तौर पे जो भाई ने सवाल पूछा था ना, ये ईयर एंड से पहले वाला ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वाला, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बहुत अहम कंसेप्ट है। आगे चल के 3-4 जगह पे यूज़ होगा जी मेरे भाई। कुछ और? हाँ, कैश फ्लो फॉरकास्ट। ऑडिटर को क्या ज़रूरत है कि वो फ्यूचर के जो बजटेड कैश फ्लो फॉरकास्ट है उसको वेरीफाई करे, उसको वेरीफाई करे, ना वेरीफाई करे नो प्रॉब्लम। नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, वो आंख का और आंख का और नाक का इलाज करता है, कान का नहीं करता। कान का कोई पेशेंट उसके पास आ जाए, वो कहता है किसी और के पास चले जाओ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाती तौर पे उसके लिए प्रॉब्लम, भाई जब मरीज आ रहा है तो जहां तुमने सारा काम सीखा हुआ है, सिस्टम तो सारा तकरीबन मिलता जुलता ही ना, आंख गाना, तो हाँ ENT, तो भाई ये भी ट्रीट कर लो, है तरीकाकार तो एक जैसा ही है। तो इसीलिए याद रखें जब वेरिफिकेशन का तरीकाकार एक जैसा ही है, बेसिक रूल एक ही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना सीख चुके हैं तो कम बेश मिलते जुलते प्रोसीजर से जब बजट्स या कैश फ्लो फॉरकास्ट भी वेरीफाई हो सकते हैं तो क्यों ना कर लिया जाए। तो इसीलिए ऑडिटर वो भी कर लिया करते हैं। लेकिन याद रखें चूंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है, इसलिए कुछ प्रोसीजर डिफरेंट है। एक फ़र्क मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कैश फ्लो फॉरकास्ट है उसको हम ज़्यादा अच्छे जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, और कैश फ्लो फॉरकास्ट चूँकि फ्यूचर से रिलेट कर रहा होता है तो उसको हम इतने अच्छे से वेरीफाई नहीं कर सकते। पास्ट के बारे में आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे श्योर होके देंगे क्योंकि वो हो चुका है। फ्यूचर के बारे में आप अनसर्टेन, कोई भी चीज़ हो अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए फ्यूचर में हमारी थोड़ी श्योरेंस कम होती है, पास्ट की चेकिंग करें तो श्योरेंस ज़्यादा होती है। फ्यूचर में मॉडरेट होती है, पास्ट में हाई होती है। पास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करें तो श्योरेंस लेवल क्या होता है? हाई होता है। और फ्यूचर जैसे कैश फ्लो फॉरकास्ट को चेक करें, एश्योरेंस लेवल मॉडरेट होता है। ठीक है मेरे भाई, और की क्वेश्चन? जी मेरे भाई पूछो, पूछ मेरा भाई। ये ऑडिटर अगर साल से पहले हमने पॉइंट कर दिया तो वो तो क्लोजिंग बैलेंस उस दिन के कैलकुलेट करेगा, साल के एंड के तो कैलकुलेट करेगा भी नहीं, तो हम साल से पहले क्यों ऑडिटर पॉइंट करते हैं?
नहीं, ऑडिटर जो है वो साल से पहले अपॉइंट हो जाएगा ना, तो वो कुछ काम कर सकता है, साल से पहले कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे चले एक और कंसेप्ट आपको दे देता हूं। ऑडिटर मैंने आपको बताया अगर नॉर्मली साल से पहले अपॉइंट होता है, कभी कभार हो सकता है ना भी हो, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन भी तो हो जाती है बाज़ औक़ात। अमूमी तौर पे पहले पॉइंट हो जाता है। अगर वो पहले पॉइंट हो जाए उसके पास ऑप्शन होती है, चाहे तो कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले कर ले, कुछ प्रोसीजर ईयर एंड के बाद कर ले। अगर ऑडिटर अपने ऑडिट के 2 हिस्से कर ले, जैसे आपने अपने कोर्स के 2 हिस्से किए, कुछ हिस्सा आप रिजल्ट से पहले पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा रिजल्ट के बाद पढ़ेंगे, उसी तरह ऑडिटर अपने काम के 2 हिस्से कर ले, कुछ काम ईयर एंड से पहले करे, कुछ काम ईयर एंड के बाद। तो जो ईयर एंड से पहले काम करता है उसे कहते हैं इंटरम ऑडिट, और जो ईयर एंड के बाद करता है उसे कहते हैं फाइनल ऑडिट। इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, समझ आ रहा है? इंटरम ऑडिट, फाइनल। चाहे तो सारे का सारा काम फाइनल ऑडिट स्टेज पे ही करे, चाहे तो कुछ इंटरम ऑडिट में कर ले, कुछ फाइनल ऑडिट पे। कुछ काम इंटरम ऑडिट में हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। जैसे अगर ऑडिटर जुलाई के महीने में चला गया तो वो इनकम एंड एक्सपेंस की आइटम्स को तो चेक कर सकता है, बैलेंस शीट की आइटम्स को नहीं चेक करेगा, बेवकूफ होगा अगर उनको चेक करेगा। गैस कर सकते हैं क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट की आइटम हर दिन बदल जाती है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम सिर्फ ऐड ऑन होती है। अगर मैं जुलाई में जाके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की सेल परचेज को चेक कर लेता हूं ना, मेरा वो काम सिक्योर रहेगा, क्योंकि अगले महीनों के इनकम एक्सपेंस ऐड ही होने हैं। लेकिन अगर मैं जुलाई में जाके इन्वेंट्री काउंट कर लेता हूं ना, वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो तो दिसंबर में फिगर चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आप आगे चल के ये कंसेप्ट सीखेंगे कि ऑडिटर इंटरम ऑडिट भी कर सकता है और फाइनल ऑडिट भी। आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन से काम इंटरम ऑडिट में करता है, कौन कौन से काम फाइनल ऑडिट में करता है, तो आपने एक रूल ज़हन में रख लेना है कि इंटरम ऑडिट में इनकम स्टेटमेंट वाले काम करता है और फाइनल ऑडिट में बैलेंस शीट वाले। ये समझ आ रहा है? इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। तो बताइए अगर ऑडिटर, अभी पता चल जाता है, समझ आया कि नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कोई नहीं समझ आया। नहीं, ठहर जाएं। इंटरम ऑडिट है और फाइनल ऑडिट है। बताइए कि इंटरम ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट कब दी जाएगी, फाइनल ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट कब दी जाएगी? जी, इंटरम ऑडिट की बिफोर ईयर और फाइनल। शाबाश, दोनों की ऑडिट रिपोर्ट ईयर एंड के बाद ही दी जाएगी, क्योंकि ये 2 ऑडिट नहीं है, ये एक ही ऑडिट के 2 हिस्से हैं। शाबाश। हाँ, वो कंपनी लॉ में उन्होंने एक टर्म पढ़ी थी, ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, वही आज समझानी है, अगर टाइम मिला तो। टाइम मिला और कोई मसला नहीं, क्वेश्चन पूछते जाएं, आपके क्वेश्चन ज्यादा अहम है। नहीं, अगर शेयर होल्डर, क्वेश्चन ये है कि शेयर होल्डर ही अगर डायरेक्टर भी हो, कभी कभार ऐसे होता है, शेयर होल्डर भी डायरेक्टर भी होता है, उसको हम क्या कहेंगे? देखिए लॉ में भी ऐसा होता था, बाज़ औक़ात वो शेयर होल्डर भी डायरेक्टर होता था, तो शेयर होल्डर वाले चैप्टर में हम उसे कहते थे शेयर होल्डर, और डायरेक्टर वाले चैप्टर में उसे कहते थे डायरेक्टर। तो यहाँ पे भी वो दोनों पोजीशन होल्ड कर रहा है। शेयर होल्डर की पोजीशन के तौर पे हम उसे कहेंगे ये शेयर होल्डर है, और डायरेक्टर की पोजीशन के तौर पे हम उसे कहेंगे वो डायरेक्टर है। ठीक है जी। अब मेरा सवाल, अगर कोई ऑडिटर भी है और शेयर होल्डर भी है, तो उसे ऑडिटर कहेंगे कि शेयर होल्डर? नहीं हो सकता के दोनों नहीं कहेंगे, हो ही नहीं सकता, शेयर होल्डर कहेंगे। गलत, वो तो हो ही नहीं सकता, पढ़ा नहीं था। ऑडिटर अगर शेयर होल्डर होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और ऑडिटर की सबसे अहम खसूसियत इंडिपेंडेंट होना ही है। हाँ, किसी और कंपनी में हो सकता है,
हाँ फिर मैं तो उसी कंपनी की बात कर रहा। चले दोबारा सवाल पूछ ले, अगर ऑडिटर कंपनी का डायरेक्टर भी है तो उसे ऑडिटर कहेंगे या डायरेक्टर या दोनों? कोई भी नहीं कहेंगे, वो हो ही नहीं सकता। ऑडिटर अगर डायरेक्टर होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पढ़ाया नहीं था वो उसमें क्विज में भी बताया था, भूल गए? ऑडिटर की बात कर रहा हूं, ऑडिटर उस कंपनी का, मैं ऑडिटर ही बोला है। ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर। चलिए और की क्वेश्चन। ऑडिटर डेली आता है? नहीं, अब मुझे पता चल गया टाइम आ गया है सवाल डिस्कस करने का। आना चाहे तो आ सकता है डेली, रोक टोक कोई नहीं है, आता नहीं है डेली। जी चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। अच्छा ये केस स्टडी है। इस केस स्टडी के एंड में मैंने आपको एक अहम चीज सिखानी है, लेकिन पहले केस स्टडी, ये आपकी ऑडिट की पहली केस स्टडी है। और ऑडिट की केस स्टडी याद रखें, आपके 3 केस स्टडी के बड़े 3 केस स्टडी के सब्जेक्ट हैं, कैफ 4 बिजनेस लॉ, कैफ 7 कंपनी लॉ, कैफ 8 ऑडिट। कैफ 8 की केस स्टडी बाकी दोनों की केस स्टडी से डिफिकल्ट इस सेंस में है, इसमें वैरायटी ज्यादा है। कैफ 4 में लिमिटेड वैरायटी है, वो सिर्फ चंद एरियाज में घूमता है। कैफ 7 में एरियाज ज्यादा होते हैं, उनमें घूमता है। और कैफ 8 में तो हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की भी ज्यादा केस स्टडी होती है। तो इसमें केस स्टडी फर्ज कीजिए, कैफ 4 में अगर कोई 5 लेवल की केस स्टडी है, कैफ 7 में 15 तरह की 15 लेवल केस स्टडी है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 50 तरह की केस स्टडीज होगी, 50 तरह की केस स्टडीज होगी। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, हर तरह की केस स्टडी कैसी पूछ सकता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो मटेरियल मौजूद है। आपने सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह हर तरह की केस स्टडी तैयार हो जाएगी। लेकिन और प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं मांग रहा, 2 घंटे आपसे मैंने मांगे हैं हर रोज़ के, उन 2 घंटे में वो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आपने जहन को थोड़ा सा खोल के सोचना है केस स्टडी को, कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए। ये ना सोचिएगा कि जो रटाल गया एज इट इज़ आ जाएगा, नहीं, कंसेप्ट वही होंगे, समझना पड़ेगा। एक दफ़ा केस स्टडी की समझ आ गई, सॉल्व करना फिर आसान होगा, क्योंकि जो पढ़ा है उसी में से केस स्टडी उसने पूछनी है। पहला असूल, केस स्टडी जब भी आई सबसे पहले रिक्वायरमेंट को आपने पढ़ना है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एक है ब्लाइंड अप्रोच, एक है फोकस्ड अप्रोच। जब आप पहले इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे ना, ब्लाइंड अप्रोच होगी, आपको नहीं पता एंड में पूछा क्या है, जवाब क्या देना है। जब ये नहीं पता ना एंड में जवाब क्या देना है, तो आपके लिए आंसर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट पड़ी होगी तो आपको पता होगा उसने क्या पूछा है, आप उस इंफॉर्मेशन का उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर कर सकेंगे। ठीक है भाई, बात को समझ है। अब ये अजीब सी अचानक ही मेरे जहन में एग्जांपल आई है, कुछ अजीब सी है, लेकिन बहरहाल आपको पता है समझाने के लिए चलता है कुछ ना कुछ। एक टीवी पे एक प्रोग्राम लगा करता था जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा करते थे ऑडियंस से। अब भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम है, जैसे वो नहीं है, वो रमज़ान ख़राब प्रोग्राम लगते हैं वहाँ, उन्हें सवाल पूछते हैं कोई, उस तरह का प्रोग्राम हुआ करता था। उसमें सवाल पूछा करते थे। तो उसमें एक था क्वेश्चन, एक अजीब सा, लेकिन सिर्फ सीखने सिखाने का मकसद और कोई मकसद नहीं है। वो एक गाना चलाया उन्होंने, तकरीबन कोई 30 सेकंड का गाना चला दिया उसने, वो सुन लिया। उसमें वो एक सिंगर होता है, वो बार बार ना कुछ लाइंस को बोलता रहा, बार बार बोलता है। जब तो कहते हैं अच्छी तरह सुन लिया आपने, कहते हैं सुन लिया। फिर वो कहते हैं बताइए इस गाने के अंदर उसने ये वाला लफ्ज कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया है, मुझे बताइए कि वो बता सका होगा।
नहीं बता सका, वो खुद भी हुआ ना सिंगर, फिर भी नहीं उसे पता होगा कि नहीं। लेकिन अगर यही रिक्वायरमेंट पहले बता देता और फिर बता पाता वो, यही फर्क है रिक्वायरमेंट पहले पता होने में और रिक्वायरमेंट पता पहले ना होने में। अगर आपको रिक्वायरमेंट पहले पता है ना, आप एक एक इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से ये लफ्ज़ रेलिवेंट है या नहीं है। आप आसानी के साथ उसके आंसर को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट का पता नहीं होगा ना, ब्लाइंड अप्रोच होगी, आपको नहीं पता एंड में जाके क्या पूछने लगा है। हो सकता है वो लेफ्ट साइड वाली चीज़ पूछनी और आप राइट साइड पे सोच रहे हो। तो अगर उसने लेफ्ट साइड वाली चीज़ पूछनी और आप चाहते हैं लेफ्ट साइड वाला ही सोचें, तो पहले क्या काम करना है? तो लिख लीजिए पहला असूल, केस स्टडी के अंदर खास तौर पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। केस स्टडी का पहला असूल, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट से आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट है। पहला काम ये करना होता है। आगे चले, रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन विच फैक्टर वुड सजेस्ट दैट न्यू हेल्थ फूड शुड है। ये क्या चीज है? कंपनी नहीं है, किसी और बिजनेस का नाम है, किसी बिजनेस का ये नाम है। वो एक मूवी थी नेशनल ट्रेजर, उसमें कोई खजाना सर्च करते हैं, खजाने के ना कुछ हिंट्स होते हैं, उनमें एक जगह पे ना हिंट्स उन्हें मिलते हैं, कुछ अल्फाज लिखे होते हैं, बाकी के अल्फाज छोटी ABC में होते हैं। एक लफ्ज़ ऐसा होता है उसका पहला लफ्ज़ कैपिटल होता है, तो वो जो बॉस होता है अपने जूनियर से पूछता है बताइए क्या चीज़ है ये, वो सोचते हैं उन्हें समझ नहीं आती क्या मतलब, कहता है ये किसी का नाम है, क्योंकि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है ना कैपिटल, तो इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? किसी का ये नाम है। तो न्यू हेल्थ फूड ये अलग अलग अल्फाज नहीं है, ये किसी का नाम है। किसी पर्सन का नाम होने से तो रहा, किसी बिजनेस का ही होगा। क्लियर? और अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूं क्योंकि कमिट किया हुआ है। अगर किसी कंपनी का नाम हो ना तो उसके एंड पे लफ्ज लिमिटेड आता है, और अगर लिमिटेड लफ्ज ना हो तो वो कंपनी नहीं है। यहीं से आपको पता चल जाए, अगर क्वेश्चन में बता दिया अच्छी बात, नहीं तो यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये कंपनी नहीं है। न्यू हेल्थ फूड, explain which factor would suggest that new health food should have an audit and which factor would suggest that an audit is not required। ये भी बताना है कि कौन से फैक्टर की वजह से ऑडिट होना चाहिए, ये भी बताना है कौन से फैक्टर की वजह से ऑडिट नहीं होना चाहिए। एंड को मैंने इटैलिसाइज किया, इटैलिक बोलते हैं इसको, हल्का सा टेढ़ा किया हुआ है, इसको नोट किया आपने? ये किस वजह से किया है? हाँ, आपको बताया था ना क्रिटिकल वर्ड। ये एक सवाल नहीं है, अब ये 2 सवाल हो गए। हमारी 2 हेडिंग बनेगी, एक में हम बताएंगे क्यों ऑडिट होना चाहिए रीजन, दूसरे में बताएंगे क्यों ऑडिट नहीं होना चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ प्लस के पॉइंट बताने हैं, कुछ माइनस के पॉइंट बताने हैं। अब पढ़ते हैं, जैसे जैसे प्लस माइनस आए ना अंडरलाइन करते जाना है आपने, ये अपने पास नोट कर लेना है। You are the senior manager in a small audit firm and your responsibilities include obtaining new clients। कोई रीजन है इसमें? तो हमें अपने क्लाइंट के पास, जिस कंपनी का हम ऑडिट करते हैं ना उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं क्लाइंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करते हैं ना उसके लिए वर्ड क्लाइंट, किसी के लिए भी बोला जा सकता है। जैसे अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करें तो आप हमारे क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट का लफ्ज हम बोलते हैं, मैं अक्सर ये क्लाइंट बोला करूंगा, इससे मुराद होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आपने न्यू क्लाइंट्स ऑब्टेन करने हैं, यानी ऑडिट करने के लिए कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को घेरना है कि आओ भाई ऑडिट करवाओ, आओ भाई ऑडिट करवाओ, ठीक है। लेकिन याद रखिए हमने उस डॉक्टर की तरह बिहेव करना है कि जिसके पास मरीज आके कहता है ना डॉक्टर साहब मुझे नींद की गोलियां दे दें, तो वो ये नहीं कहता कि मैं तो बेचता हूँ मुझे तो पैसे मिलेंगे, चलो नींद की गोलियां इसको दे देता हूँ प्रॉफिट होगा। नहीं, वो देखता है इसको जरूरत है कि नहीं है। हर पर्सन जो जाके उसे कहता है ना मुझे नींद की कोई प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर नहीं लिख के देता, आपने नोट किया कभी? वो नहीं लिख के देता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा, याद रखे, क्लाइंट हमारे पास आके हमें कहेगा ये काम कर दो, हम समझ रहे होंगे ये काम ठीक नहीं है,
तो क्या हमें मान लेना चाहिए, कर लेना चाहिए काम? नहीं, ये असूल याद रखिएगा। नो, एक जगह पे लिखा था जिंदगी अगर आसान करना चाहते हैं ना, ये ऑडिट की किताब में नहीं किसी और जगह था, तो नो कहना सीखें, नो कहना सीखें। जो बामुरव्वत कुछ चीजें ऐसी होती हैं किताबों में हमें सिखाई जाती हैं, वो हमें खराब कर देती हैं, खराब कर देती हैं। जैसे मैट्रिक में उर्दू की किताब में अजीबोगरीब किस्म की शायरी और भी बड़ी चीजें हैं, बड़े वो खराब कर दें। तो उसी तरह हमें बताया जाता है कि मुरव्वत बड़ी अच्छी चीज है। मुरव्वत आपको डिप्रेस भी कर देती है। आप कोई काम नहीं करना चाहते, जिंदगी वैसे नहीं गुजारना चाहते, लेकिन मुरव्वतन आपको वो काम करने पड़ते हैं। तो उसने लिखा था नो कहना सीखिए जिंदगी में। ठीक है, एक दफा नो कहना, एक दफा बुरा बनना बेहतर होता है, आपकी अपनी जिंदगी सुकून में आ जाती है। ठीक है, हाँ। और ना, और एक और बात याद आ गई, ये तो वो बात इंशाल्लाह सारी जिंदगी काम आएगी, सारी जिंदगी, कम से कम मेरे तो बहुत काम आई है, बहुत काम आई है। किताबों में लिखी, बुजुर्ग क्या कहते हैं, जो दानिश्वर हैं वो कहते हैं, असूल याद रखिए जिंदगी का, कहते हैं हर नेकी करना लाजिम नहीं है, हर गुनाह से बचना लाजिम है। ठीक है, हर नेकी करना लाजिम है। नहीं, अच्छी बात लगी हो तो कोशिश कीजिएगा अमल करने के लिए। हम समझते हैं हर नेकी करना जरूरी होता है, नहीं 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 नहीं, हर नेकी करना जरूरी। तो रास्ते पे जा रहे हो, कोई रोके हाथ दे कहे मुझे लिफ्ट चाहिए, तो मैंने जिंदगी में सूल बनाया हुआ है, नहीं, रिस्की नेकी नहीं करनी, ये रिस्की नेकी नहीं करनी, मैं नहीं करता रिस्की नेकी। तो न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली। अच्छा, आगे यहां तक कोई प्लस माइनस का पॉइंट है क्या? नहीं, आगे चल। न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप विद 3 स्टोर्स। है, पार्टनरशिप का लफ्ज यूज कर लिया। तो बताइए इसमें कोई पॉइंट मिला आपको? ऑडिट करवाने का पॉइंट मिला कि ना करवाने का? ना करवाने का। पार्टनरशिप है, इसके लिए तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, पढ़ा था ना। तो पहली रीजन लिख लीजिएगा, एक ऑडिट, ये चूंकि कंपनी नहीं है, ऑडिट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एक रीजन हो गई। आगे, in discussing the business you learn that New Health Food is thinking of expanding to a 4th store in a nearby city but is undecided about how to finance the expansion। 3 स्टोर है, वो एक 4था स्टोर भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया फाइनेंसिंग कैसे हो। इस सेंटेंस में कोई पॉइंट है? यस या नो? क्या इस ना देखें, मिक्स नहीं करना, मैंने इस सेंटेंस में पूछा है। फाइनेंसिंग से रिलेटेड पॉइंट है, ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस सेंटेंस में कोई प्लस या माइनस का फैक्टर हमें मिला कि नहीं मिला, क्योंकि आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कौन से लफ्ज से क्या मीनिंग निकलता है। मैंने आपको पहले सेंटेंस लेवल पे लेके आना है, फिर वर्ड लेवल पे लेके आना है, फिर इवन अल्फाबेट लेवल पे लेके आना है। अल्फाबेट भी चेंज होने से रिक्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है। छोटी सी बात बताई ना, ये कैपिटल वाली, न्यू हेल्थ वाली, ये एंड में आपको बताया था, एस होने या ना होने से भी रिक्वायरमेंट में फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मुझे बताइए इस सेंटेंस में कोई फैक्टर है कि नहीं? क्या फैक्टर है? फ्यूचर फॉरकास्ट। यहां पे कहीं कह रहा है कि फ्यूचर फॉरकास्ट बनानी है, अनडिसाइडेड डिसीजन में है कि हमें स्टोर ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर का बजट तो नहीं ना बन रहा। अभी फ्यूचर का बजट तो नहीं बन रहा। अब मैं आपसे कहूं भाईजान इस भाई का रिजल्ट बताइए, आप इस भाई का रिजल्ट बता सकते हैं? अभी आया ही नहीं, अनसर्टन है ये। लेकिन ये बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, ये बजट थोड़ा ही है। बजट तो वो होता है जो फ्यूचर के इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड हो। यहां तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो प्लस माइनस कर रहे हो, कह रहा है दे आर कंसीडरिंग ईदर बोरोइंग फ्रॉम ए बैंक और फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ओनर्स। इसमें है रीजन, प्लस माइनस दोनों ही। आगे प्लस क्या, किस वजह से ऑडिट जरूरी हो जाएगा? बैंक से, क्योंकि हमने पढ़ा है बैंक रिक्वायर करते हैं, बैंक लाजमी ऑडिट रिक्वायर करता है बिजनेस का। लोन ले सही, लाजमी है, मे भी है, लाजमी होता है, प्रैक्टिस में लाजमी है। एग्जाम में आप चाहे मे भी लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना जरूरी है,
लिखना जरूरी है। और अगर एग्जिस्टिंग ओनर से करते हैं तो फिर लाजिम है। हाँ, उन्होंने तो खुद ही कहते हैं द ओनर्स आर। अच्छा, ये यहां तक इजी थे, ये अब चैलेंजिंग होगा। ये अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं भी किया प्रॉब्लम कोई नहीं। कह रहा है ओनर्स आर 2 brothers and 2 sisters, 3 of whom actively manage 1 store each and the 4th will manage the new store next year। अच्छा, इस साल के ऑडिट के लिए बताएं। चूंकि एक बंदा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, वो कह सकता है भाई मुझे कैसे पता चलेगा, आप मुझे सही सही प्रॉफिट बता रहे हैं। वो कहेगा कि मुझे ऑडिट करवा के दीजिए। तो ये ऑडिट करवाने की रीजन है कि ना करवाने की? करवाने की। तो 2 फैक्टर हमें मिले जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए, और 2 फैक्टर मिले जो सजेस्ट करते हैं ऑडिट की जरूरत नहीं है। हाँ, श्योरिटी नहीं है। देखिए क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्लियर डिसीजन के ऊपर तो नहीं लेके जाएगा, यही तो उसने आपसे पूछना है। क्वेश्चन के अंदर याद रखें, जहां कहीं इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं देता ना जो जरूरी होती है, तो हम उसे फिर एज्यूम करके आगे चलते हैं। हम उसे फिर एज्यूम करके आगे चलते हैं। हाँ, अगर सिबलिंग पार्टनर, अगर पार्टनरशिप बहन भाइयों की है फिर भी ऑडिट करना लाजमी है, फिर भी लाजमी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे फैमिली बिजनेसेस हैं जिनमें आपस में कंपनी डूब गई, कैसे? आपस के बहन भाइयों के झगड़ों की वजह से, तो उसमें भी ऑडिट करना जरूरी होता है। क्लियर जी? अच्छा, अब सुन लीजिए, इसमें एक चीज मैंने आपको रूल बताया, पहला असूल केस स्टडी का सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, दूसरा असूल सुन लीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसने पूछा क्यों ऑडिट होना चाहिए तो मैं सारे के सारे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्यों ना लिख दूं इसके जवाब में। क्यों? वो सारे के सारे एडवांटेजेस ही ये बता रहे होंगे कि ऑडिट होना चाहिए। वो रेलिवेंट नहीं। रेलिवेंट क्यों नहीं? याद रखिए, केस स्टडी का असूल है। दूसरा असूल लिख ले केस स्टडी का। केस स्टडी करते हुए आपने गिवन फैक्ट्स से बाहर नहीं जाना। केस स्टडी करते हुए गिवन फैक्ट से बाहर नहीं जाना, वरना वो रटे वाला सवाल बन जाता है। तो आपने इसमें जो फैक्टर सजेस्ट करते हैं और जो सजेस्ट नहीं करते, वो फैक्टर अपनी बुक से उठा के नहीं लिखने, वो फैक्टर इस सवाल से उठा के लिखने हैं। समझ रहे हैं? वरना बुक से वो जो 4-5 एडवांटेजेस थे वो सारे एडवांटेजेस लिख देंगे कि सर ये इनकी वजह से ऑडिट होना चाहिए। वो फिर केस स्टडी का आंसर नहीं होता, वो तो रिप्रोडक्शन का आंसर बन जाता है। तो दूसरा असूल केस स्टडी अटेम्प्ट करने का क्या है? गिवन फैक्टर से बाहर नहीं जाना। एडवांस लेवल पे इसकी कोई एक्सेप्शन आपको बताऊं तो बताऊं, वरना रूल आपने यही ज़हन में रखना है, गिवन फैक्ट से बाहर नहीं जाना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक मिनट ठहर जाए, इतना इजी नहीं है। आज के बाद आपने आदत बना लेनी है, आदत बना लेनी है। सबसे पहले क्वेश्चन के मार्क्स, अगर मार्क्स लिखे हैं आपके वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, कुछ केस स्टडी में मार्क्स लिखे होंगे, कुछ में नहीं लिखे होंगे, ज़्यादातर में लिखे होंगे। मार्क्स लिखे हैं आपने 1.8 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 4 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर करें। अभी कैलकुलेटर निकालें। हमें तो याद है 2 का 4 है, 3 का 5 है, 4 का 7 है, और 5 का 9 है, 6 का 11 मिनट है, हमें। लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी ये प्रैक्टिस करें। 4 का कितना? 7.2। अच्छा, इसमें एक हेयर कट लगाएं 10% का। हेयर कट का मतलब है इसको 10% से कम कर दें। ये 10% कम क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। एग्जाम में प्रेशर होगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। क्लासरूम में वो नहीं प्रेशर होगा,
घर में पास पेपर का वही क्वेश्चन करते प्रेशर नहीं होगा, वीकली टेस्ट में वो प्रेशर नहीं होगा, आई कैप में होगा। इसलिए कोशिश करें 10% हेयर कट लगा लें, बेहतर है। ना हेयर कट लगाएं फिर भी ठीक है, 7 मिनट बने, 7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अब मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन रिटन फॉर्म में किया है? शाबाश। और अब आपने मुझे बताना है कितने स्टूडेंट्स ने टाइम कैलकुलेट करके इंश्योर किया है कि 7 मिनट के अंदर हो। एक स्टूडेंट ने भी नहीं, देख ले, एक स्टूडेंट भी नहीं है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन अगर इसकी तरफ तवज्जो ना दिलाई जाए तो आप कहते हैं सर आंसर पूरा करना जरूरी है, जितना मर्जी टाइम लगे, टाइम के बारे में ज़हन जाता ही नहीं है। एग्जाम में फिर आपका टाइम आउट हो जाता है। जिस चीज़ का 6 महीने, याद रखें, जो चीज़ की प्रैक्टिस आपने 6 महीने में नहीं ना की, वो चीज़ एग्जाम में भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो आइंदा कोई भी क्वेश्चन करना है, अगर उसके मार्क्स हैं, सबसे पहले टाइम लिमिट लगानी है, बहुत ज़रूरी है। लगाएंगे जी आंदा। और आपने क्वेश्चन के ऊपर लिखना है। और मुझे दिखा, जब हम असाइनमेंट चेक करेंगे ना, आज की असाइनमेंट चेक हुई है आपकी? कल की भी नहीं हुई? चले, कल से मैं उनको जरा इंस्ट्रक्शंस में देता हूँ। तो इसके ऊपर टाइम लिखा होना चाहिए, ये सवाल कितने अरसे में किया, ये कितने में किया, तो ये कितनी देर में होना चाहिए। पहली लर्निंग आपकी हो गई 7। अब देखें, अगर जब आप कैलकुलेट करेंगे ना आप जाके, तो मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा, कम अज कम आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का टाइम एक्सेस होगा। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखें, उसने लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन। ब्रीफली एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ लिस्ट लिख देना, हेडिंग लिख देना, कि एक्सप्लेन भी करना? एक्सप्लेन भी करना है, हेडिंग भी लिखनी है, एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन एक्सप्लेन कितना करना है? जितना टाइम जस्टिफाई करे, टाइम के लिहाज से। ये ना फुल, स्टूडेंट क्या कहता है, सर किताब में जितना लिखा उतना ही एक्सप्लेन करना है, उतना ही करूंगा। आई कैप बहुत शातिर है, बहुत शातिर है, आपकी सोच से ज्यादा सही कह रहा हूं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, वो दुनिया का आखिरी शातिर नहीं है शातिर बहुत आखिरी। तो वो क्या करता है, कंसेप्ट आपसे पूछता है। आपने पढ़ा होता है कंसेप्ट 6 मार्क्स के साथ वाला, क्योंकि हमने तो पूरा बताना। वो इसमें से कंसेप्ट इस तरीके से पूछता है कि सिर्फ आधा लिखना होता है। स्टूडेंट एग्जाम में बैठ के जज नहीं कर पाता, वो पूरा लिख देता है। आई कैप बहुत खुश हो के उसको पूरे नंबर देता है उस क्वेश्चन में। मुझे बताइए आई कैप कैसे खुश हो के पूरे नंबर देता है? पूरे नंबर, उसने आपका टाइम आउट करवाया, टाइम आउट करवाया। एंड पे जाके एकदम आपको पता चलता है गेम आपके हाथ से निकल गई है, आखिरी 10 मिनट रह गए हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन भी रहता है, 10 मिनट में करना है। ये वो शुरू की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो याद रखिएगा, बाज़ औक़ात एज इट इज क्वेश्चन प्रोड्यूस नहीं करना आता, उसको शॉर्ट करना होता है, टाइम के लिहाज से शॉर्ट करना होता है। ये मैं चाहता हूं प्रॉब्लम आप फेस करें, इसलिए मैंने आपको टाइम लिमिट करवाया। प्रॉब्लम फेस करेंगे, आप परेशान होंगे, घबराएंगे, फिर आके पूछेंगे सर इसका क्या करना है, फिर मैं बताऊंगा तो आपको बात समझ आएगी। बच्चे को पहले से बता देना ये काम ना करो, वो नहीं समझ में। ए बच्चे, गरम चाय की प्याली है, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको कहेगा हाँ क्यों ना, कोई तो चक्कर है इसमें, क्यों ना लगाऊं इसको, क्यों मना। वो मुहावरा, वो कहानी सुनी होगी ना, वो है अलिफ लैला में, वो सुरमे वाला मिला, वो सुरमा एक आंख में लगाया, ज़मीन के सारे खजाने नजर आने शुरू हो गए, तो सुरमे वाले ने कहा दूसरी आंख में ना लगाना। नहीं सुनी? अलिफ लैला नहीं पढ़ी हुई? हैरी पॉटर तो देखी होगी, ये हैरी पॉटर वाली जनरेशन है, अलिफ लैला। तो कहानी थी उसमें, वो कोई स्वागत है, अब कहानी टाइम कम है, बल्कि टाइम हो गया, आज के टाइम का पता नहीं। तो वो उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लेसन होते हैं जिंदगी भर वाले, ये उनमें से एक है। वो मिलता है फकीर, उसके बाद सुरमा होता है, वो कहता है ये सुरमा ऐसा है, कहानी हर बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन छोड़े उसको सुरमा लालची बंदे को देता है, उसे कहता है एक आंख में सुरमा लगाओगे ना तो जमीन के छुपे खजाने नजर आएंगे, लेकिन खबरदार दूसरी आंख में ना लगाना। वो एक आंख में लगाता है, खजाने नजर आ जाते हैं, कहता है लगता है दूसरी आंख में लगाऊंगा आसमान के खजाने भी नजर तो दूसरी में लगाता है, अंधा हो जाता है। तो जब बच्चे से कहा जाता है ना, ए बच्चे ये कप गरम है, हाथ नहीं लगाना, तो कहेगा नहीं हाथ लगा, कोई तो वजह है। लेकिन जब बच्चे का हाथ पकड़ के कप के साथ लगा दिया जाए ना, सारी उम्र नहीं हाथ करीब। तो पहले मैं चाहता हूं मसला आपको पेश आए,
फिर आप पूछें। अभी टाइम नहीं, अभी ठहर जाए 2-3 मिनट, इसको तो कंप्लीट करने दे। 2 मिनट है, 2 मिनट है अभी। ब्रीफली एक्सप्लेन, समझ आ गई? 4 ब्रीफली का मतलब एक्सप्लेनेशन भी देनी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन वो सारी नहीं जो लिखी हुई है, वो जितने टाइम में दे सकते हो, जितने 7 मिनट में दे। अब कुछ स्टूडेंट की स्पीड ज्यादा है, वो 7 मिनट में पूरा लिख सकते हैं, लिख दें। जिन स्टूडेंट की स्पीड कम है वो सिर्फ ब्रीफली लिखे। अब कितना कट डाउन करना है ये आपकी जजमेंट है, ये आपकी जजमेंट है। फैक्टर सारे होने चाहिए, हर फैक्टर की कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन हो। 3 फैक्टर्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रॉन्ग, 4 फैक्टर विद पार्शियल एक्सप्लेनेशन करेक्ट। अच्छा, आगे एनी का मतलब क्या है? कोई से भी लिख दो, इसका मतलब कोई से भी लिख दे। 4 अमूमी तौर पे नहीं कहता, खुद से कह दिया तादाद लिख दी। अमूमी तौर पे तादाद लिखनी चाहिए, ये अच्छा सवाल है। 4 तो इसका मतलब कितने बताने हैं? 4 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, एक स्टूडेंट कह लेगा सर क्या 5 बता दें? जरूरत नहीं है। याद रखिए, अगर उसने अव्वल तो आई कैप तादाद मेंशन नहीं करता, लेकिन अगर मेंशन कर दें उससे एक आधा एक्स्ट्रा लिख दें, अच्छा है। एक्स्ट्रा लिख देना बुरा नहीं, अच्छा है, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम हो। खुला टाइम है आपके पास अगर, तो फिर एक आधा एक्स्ट्रा लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर टाइम खुला नहीं है तो फिर 4 ही कम से कम उतने लिखने हैं। क्लियर हुई ये बात? समझ आ गई आपको? चलिए, ब्रीफली एक्सप्लेन भी बता दिया, एनी भी बता दिया, 4 भी बता दिया, मार्क्स और टाइम का भी बता दिया, ठीक है। हाँ, कल का क्या? कल आपकी देखें, कल जो गुजर गया ना, आपको मैसेज आ गया था, वो कुछ बुखार था मुझे तो इसलिए वजह से ऑफ है। अब देखें, जो नुकसान हो गया, एक दिन का पूरा नुकसान हो आपकी पढ़ाई का, इसकी कंपनसेशन होनी चाहिए ना। हाँ, इसकी कंपनसेशन के तौर पे कल 23 मार्च को हम पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से इसकी तामीर और तरक्की में खूब हिस्सा लेंगे, और कल क्लास होगी, कल पढ़ेंगे, ताकि वो जो पहले एक दिन ज़ाया हो गया है उसकी कंपनसेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन हम उस लेक्चर को YouTube पे भी अपलोड कर देंगे, लेकिन क्लास में आ जाएं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।